चलो, वेलकम टू द स्कैनर प्रैक्टिस ऑफ जीएसटी। इनकम टैक्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गई, अब चलते हैं जीएसटी के ऊपर। देखो, जीएसटी और इनकम टैक्स स्कैनर को करने से पहले अप्रोच समझो। इनकम टैक्स में जब हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। स्कैनर के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रिकी होती है, क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, तो हमें टाइम लगता है करने में। जीएसटी ऐसा नहीं है। जीएसटी में क्या होता है, जब पढ़ते हैं ना जीएसटी को, तो चैप्टर चल रहा होता तो लगता है यार इतना कैसे याद होगा, बहुत ज्यादा है। पर स्कैनर देखोगे ना, आपको बहुत इजी लगने वाला स्कैनर, क्योंकि थ्योरी है ना, और एक्ट बहुत पुराना एक्ट तो है नहीं, नया एक्ट है, बार बार चेंजेस भी आ रहे हैं एक्ट के अंदर। तो स्कैनर जीएसटी का इजी है। जीएसटी में चैलेंज क्या है कि हमको लिखना कैसे, हमको आंसर माइंड में पता है ये आंसर है, लिखना कैसे है वो चैलेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या है, मैं आपको यहीं पे लिखवाऊंगा। तो वीडियो वालों तुम भी क्या करना, साथ साथ लिखो। देखो, सिर्फ वीडियो देखने से या मुझे सुनने से तो पास नहीं होने वाले, एग्जाम तो आप ही ने दे के आना है। और अब तो जीएसटी इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गई है, पहले 40 मार्क्स थी, 50 नंबर की जीएसटी है आपकी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। जो मुझसे पढ़े हैं इसका हम प्यार से क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। अच्छा, स्कैनर और मॉड्यूल में ना इसी के अंदर डाला हुआ है कॉम्पोजिशन को भी। हमने अलग से पढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है। तो आओ चलते हैं लेटेस्ट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये देख रहे हो आपको मई 18, आपको जीएसटी में 18 में क्वेश्चन नहीं करना है। 17 में जीएसटी आया था, तो ये पहला अटेम्प्ट था, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, प्लस इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं जीएसटी में। आपको किसी भी चैप्टर में 18 हो सके तो 19 मत करना, 20 उठाओ, क्वेश्चन उठाओ जीएसटी करने आप, वो रिलेवेंट नहीं है आपके बहुत ज्यादा। 20 उठाना जीएसटी क्वेश्चन आप लोग, ठीक है सारे। अब तो चलते हैं रिवर्स से। 18 बिल्कुल मत करना, 19 भी जहां लगे देख लेना, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है 19 भी। आ जाओ, सबसे पहला ओके, क्वेश्चन क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अंडर जीएसटी लॉ। चलो याद करते हैं, कॉम्पोजिशन गुड्स की होती है 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। लिमिट याद है, 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख। रेट क्या हो सकता है, 1% या फिर 6, तो बेटा अलग ले गया ना आपको, 6 तो 10 to a में ले गया, यहां कितना होगा 1। 5 रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस का होता है, ये गुड्स की बात कर रहा है, यहां सिर्फ 1% होगा, ठीक है। अब याद करो क्वेश्चन क्या रहा है, हु आर नॉट एलिजिबल। पहला तो सिंपल है जी, जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, स्पेशल है तो 75 लाख से ऊपर चला गया। फिर हम गए थे सेक्शन 10 to a की कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन वायलेट करोगे उसी टाइम बाहर कर देंगे आपको। याद करो, आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं हो सकते, इंटर स्टेट गुड सप्लाई नहीं कर सकते, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते पान मसाला, टोबैको, फ्राई, क्या था, एश ब्रेक्स वगैरह वगैरह। आइसक्रीम था उसमें, एडिबल आइस था। उसके बाद पॉइंट था यहां पे, आप लोग ईसीओ के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, अमेंडमेंट याद है, अब कर सकते हो। अब इनका आंसर पढ़ते चलो। पहला पॉइंट इसने क्या बोला, जो क्या कर रहा है, ये कर रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कोई इशू नहीं है, कंडीशन होती है ये। सेकंड, इंटर स्टेट गुड की सप्लाई कर रहा है, पहली बात तो सर्विस कटेगा यहां से, सर्विस वैसे भी कर सकते थे, गलती मिल गई स्कैनर के अंदर। तीसरा पॉइंट ईसीओ वाला, अब रेलिवेंट है क्या, नहीं, काट दो, अब ये रेलिवेंट ही नहीं है पॉइंट, अब तो कर सकते हैं ट्रांसफर ईसीओ के थ्रू हम लोग। अच्छा, मैन्युफैक्चरर पॉइंट देखो, ये क्या बोल रहा है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और वाटर, इसमें क्या क्या छोड़ दिया इसने, फ्राई एश, सॉरी एश ब्रेक, उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स, और क्या क्या था उसके अंदर, रूफिंग टाइल्स, ये तो पॉइंट है, ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर। फिर ठीक है, सीटी पेनल्टी पे तो नहीं है। और लास्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस, जो 10(1) ने बताया था, हमें क्लॉज बताया था, पिछले साल का उस स्टेट का टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना सर्विस दे सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट्स थे। अब देखो प्रेजेंट कैसे करना है इसको। क्वेश्चन लेटेस्ट है, May 23 में आया 5 नंबर का। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें लिखो, चलो आ जाओ, मैं टाइप करता हूं, टाइप करना, चलो आप आ जाओ। एज पर सेक्शन 10(1) एंड 10(2)A, ठीक है। अच्छा, बार बार मत लिखना ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, पूरा हमारा सीजीएसटी एक्ट चल रहा है, पीओएस को छोड़ दो। तो आप जीएसटी स्टार्ट करने से पहले लिख देना पेपर के ऊपर, ऑल द रेलिवेंट सेक्शंस आर ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वरना बार बार लिखना पड़ेगा 10(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। एक ही बार लिख दो शुरू करने से पहले,
इनकम टैक्स में नहीं, जीएसटी की बात कर रहा हूं। और इनकम टैक्स में क्या लिख देना, ऑथराइजेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। खाली पीयूएस में तो आएंगे बस वो, और क्या आते हैं पीयूएस के अलावा। A supplier of goods will become ineligible, स्पेलिंग क्या हो गया, for composition scheme if he, सबसे पहला पॉइंट, crosses the threshold limit of 1.5 करोड़ या फिर 75 lakhs। कौन सी स्टेट में 75 लाख बताओ मुझे, बताओ कौन सी स्टेट में 75 lakhs। देखो सुनो, दो चीजें हैं, एक तो आपको नाम याद हो, अगर आपको नाम ना याद आए, सिंपल ब्रैकेट में इन स्पेशल स्टेट्स, खत्म। ये ट्रिक है यहां पे लगाने की आपके पास, ठीक है, डाल सकते हैं यहां पे इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट डालना रह गया था उसमें, लिमिट्स के सेक्शन ने बताइए हमको, 10(1) 10(2) ने लिमिट्स 10(1) ने अंडर सेक्शन 10(1), ठीक है। अब आ जाओ, ही वायलेट्स एनी कंडीशंस अंडर सेक्शन 10(2)(a, अब सारी आ जाएंगी इसमें कंडीशंस। समझ आया कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अब कंडीशन है तो अब आ जाओ इसके अंदर के आंसर पे, ये कंडीशन आपके सामने दे रखी है, इनको यहां उतारना है आपको, तो इसकी जगह छोड़ दो अभी, आप घर पे उतार लेना, पर चेंजेस क्या क्या है। पॉइंट नंबर 3 कट जाएगा क्योंकि अब ईसीओ अलाउड है। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या कटेगा, ऑफ सर्विसेज, वो गलत है। पहली बात तो सर्विसेज में कर सकता है, दूसरी बात गुड्स की बात करें तो डालूं क्यों उसके अंदर में। चौथा पॉइंट में क्या क्या ऐड करोगे आप, मैं काम से नोट्स भी खोल लेता हूं, नोट्स खोल लेता हूं ना, रुको मैं नोट्स खोल लेता हूं, नोट्स खोल लेता हूं, नोट्स खोल लेते हैं, रुको एक मिनट। ये लो, ये सारे नाम इसमें आएंगे, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एग्रीगेट ब्लॉक्स, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट आ रही है। अच्छा याद है, इसका मैन्युफैक्चर करोगे तो वायलेट कर रहे हो, इनकी ट्रेडिंग कर सकते हो तो वायलेट नहीं होती कंडीशन, ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन बोलता ना हु आर नॉट एलिजिबल के अंदर हु इज अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, तो ये पॉइंट आता ही नहीं, ट्रेडर को अलाउड है, मैन्युफैक्चरर को मना कर रखा है। सारे पॉइंट क्लियर है। और अगर आपको लगे नहीं यार अभी 5 नंबर के लायक काम हुआ नहीं मेरा, तो 10(1) को एक्सप्लेन कर देना, ये क्या बोलता है बताओ, 10(1) क्या बोलता है ये, आ जाओ मैं लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे लिखना है, लास्ट मैं खाली लिख रहा हूं लास्ट पॉइंट, सप्लायर ऑफ सर्विस, सॉरी सप्लायर सर्विस, ऐसे काम को ऐसे लिखो, इफ द supplier of goods provides service in the current financial year greater than the limit of, ब्रैकेट में आ जाओ, 5 lakhs और 10% of the turnover in the state in previous financial year whichever is higher, खत्म। ये देखो वर्डिंग इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर, प्लीज आपको याद होंगी प्रेजेंट कैसे करना है, क्लियर है, डन। अब अगर सारे पॉइंट डाल दिए आपने,
एक तो मैंने बता दिया, बाकी वहां से डाल लो, कॉपी करके डाल दोगे आप। अब आपके मार्क्स कहां कट सकते हैं 5 नंबर? आपने 10-1 डाल दिया, 10-2A डाल दिया, लिमिट डाल दी, कोई मौका नहीं मार्क्स काटने का, मार्क्स देने पड़ेंगे उसको। वे समझा कैसे प्रेजेंट करना है? सबको समझ आ गया? चलो चलें आगे, कटिंग वाला पॉइंट देख लेना एक बार, ठीक है? चलो आ जाओ। नवंबर 22, 2 मार्क्स। वाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन, ठीक है जी। डिसाइड द कंक्लूजन, ओके जी। और जिसने एडवाइस करी उसकी बतानी है आपको वैलिडिटी। आज राजू इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, एक मिनट, क्या ये कॉम्पो ले सकता है? चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, ठीक है। ही स्टार्टेड एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 22, सिर्फ इंट्रास्टेट करता है, ठीक है। इसके टैक्स कंसल्टेंट ने इसको कहा रजिस्टर कर ले कॉम्पो के अंदर क्योंकि तेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम होगा। गलत सही है? गलत एडवाइस? गलत एडवाइस। इसमें देखो सबसे पहले तो प्रोविजन आ गया। अब देखो यहां भी गलती है एक, ये 10-2 नहीं होगा, ये 10-2A होगा। नहीं सॉरी, 10-2 तो शायद है, नहीं 10-2A है, ए है ना, मुझे याद दिलाने पर 10-2A है ना। 10-2 तो अलग सर्विस होती है ना, 10-2 तो वो है ना लिमिट 50 लाख वाली शायद। एक बार चेक कर लें, मुझे एक बार याद करने दो, एक बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 10-2A होगा ना ये, ए है ना ये, क्योंकि 10-2 तो सर्विस है ना 50 लाख वाली। हम देख भी लेते हैं जल्दी से। ए है ना, हाँ ए है, यस ए है, ए सही है, ए सही है, ये ए होगा। ठीक है, सारे पॉइंट डाल दिए कि इनको बनाओगे तो कॉम्पो नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन क्या आएगा? क्या कॉम्पो ले सकता है? नहीं। एडवाइस कैसी है? गलत। ये इन्होंने एकदम सही प्रेजेंट कर रखा है, बिल्कुल सही। पहले डॉट डाल दिया, फिर कंक्लूजन, वैलिडिटी, आराम से कर सकते हो, सेम कर सकते हो प्रेजेंट। बस सेक्शन क्या बनेगा? 10-2A। कर लोगे प्रेजेंट इसको आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर द जीएसटी लॉ, taxes on taxable services supplied by the CG or SG to a business entity are payable by recipient of service। यानी कि रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, कह रहा है इसकी एक्सेप्शंस बताओ। ओके याद करो, पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बनवाया था चार्ट। चार्ट क्या था हमारा? हमारा चार्ट क्या था? अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है पब्लिक को, पहला थॉट एग्जेम्प्ट, एंटिटी को पहला थॉट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। एक्सेप्शंस याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज, अमेंडमेंट रेलवे का। सेकंड, अच्छा एयरपोर्ट और पोर्ट की सर्विसेज इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंट्स। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। चौथा, रेंटिंग ऑफ आईपी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे ना तो रिवर्स चार्ज है, किसी और को दोगे तो फॉरवर्ड चार्ज है। इसने एक्सेप्शंस पूछी हैं, तो पहले एक्सेप्शन क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवेज। सेकंड क्या हो गया आपका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तीसरा क्या हो गया? एयरपोर्ट और पोर्ट की सर्विसेज। चौथा, रेंटिंग ऑफ आईपी टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है पॉइंट्स? आ जाओ देखते हैं। यार ये एग्जामिशन ले जाने हमको, ले जाएंगे रहा, एग्जामिशन नहीं ले जा रहा हमको, ये खाली बता रहा है कि रिवर्स चार्ज का एक्सेप्शन क्या है। आप एग्जामिशन में जाओगे तो फिर तो आपको बहुत डालना पड़ेगा, रेलवे की एग्जामिशन डालनी पड़ेगी, पोस्ट की सर्विस डालनी पड़ेगी एग्जामिशन आपको। इतना डीप में जाओ मत वहां पे आप, ठीक है। अच्छा सेक्शन क्या होगा इसका रिवर्स चार्ज का? याद है किसी को? 9 का 3, 9 सबसेक्शन 3। आ जाओ कैसे लिखेंगे, देखो देखो अगला क्वेश्चन, देखो देखो, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, एनी सर्विस प्रोवाइडेड, सप्लाई कर देते हैं, सप्लाइड बाय CG/SG टू अ बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है?
इफ नॉट एग्जेम्प्ट, यही बोल दिया हमने, इफ नॉट एग्जेम्प्ट। अच्छा, एग्जेम्पशन का सेक्शन याद है आपको? सारी एग्जेम्पशन के सेक्शन में दे रखी हैं, 10 तो कॉम्पोजिशन का होता है, 11 में। इफ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 और बाय एनी नोटिफिकेशन। पता है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एक ही चल रही है वैसे तो, याद है फिलहाल एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन क्या थी? कोई बात नहीं, और बाय नोटिफिकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया जनरली, है ना? क्या सारा आरसीएफ में होता है या एक्सेप्शन है? फुल स्टॉप। हाउएवर देयर आर exceptions when the tax is paid, when the GST is deposited by the CG or SG under forward charge। हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। देखो स्टार्ट करते करते हमने रेफरेंस दे दिया कि हमें पता है सेक्शन कौन सा लग रहा है रिवर्स चार्ज में, हमें सेक्शन 11 पता है। अब दे देंगे इसका हम एक्सेप्शंस। अब क्लियर है? अब आ जाओ, इसके नीचे आंसर सही रखा है इन्होंने एकदम। पहला देखो, आईपी टू एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी, ये हमको पता है क्योंकि रजिस्टर्ड का होगा तो लगेगा रिवर्स चार्ज। अच्छा देखो, पोस्ट के बाद ये कट जाएगा सारा, ये नहीं है, अब ये सब नहीं है, ये काट दो, ये हट चुका है। अब तो इनकी सारी सर्विस टैक्सेबल है, एग्जम्पशन जो नहीं होती उनकी। अच्छा, पोस्ट में क्या ऐड हो जाएगा? एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये ठीक करना है आपको। बाकी ठीक है, एक वेसल गुड्स ऑफ पैसेंजर्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आ गया? पक्का क्लियर है कैसे लिखना है? चलूं आगे? किसी को भी डाउट यहां तक? नहीं? चलते आगे, चलो आ जाओ। अनुराग, a famous author, engaged in supply of services by way of transfer or permitted the use or enjoyment of a copyright under section clause A 113 ओरिजिनल वर्क्स। याद करते हैं, ऑथर अगर सर्विस देता है किसी पब्लिशर को तो यहां पे बनते हैं दो केस। अगर ऑथर चाहे तो खुद टैक्स पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में, वो चाहे तो कहेगा मैं नहीं कर रहा पब्लिशर, तू करा के पे कर दे। ऑप्शन है खाली, कहां का ऑप्शन है? जीटीए में ऑप्शन है, ऑथर में ऑप्शन है, और मोटर कार रेंटिंग ऑफ कैब में ऑप्शन है। कैब आपके इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट नहीं है, जीटीए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑथर का इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो अब यहां पे बताओ, कह रहा है कंडीशन बताओ जिसमें ऑथर चाहे तो खुद टैक्स पे कर सकता है। पहली बात, कर सकता है नहीं कर सकता? अब देखो, ये आपसे ये नहीं बोल रहा कब कर सकता है, ये कह रहा है कंडीशन बताओ करेगा तो क्या हो। ठीक है, क्या लगता है कंडीशन याद है आप लोगों को? बेटा 12% जीटीए का अमाउंट है वो, यहां पे 12% लिमिट नहीं है कोई, यहां पे टैक्स का रेट ही नहीं बता रखा था हमको, वो तो जीटीए में था। जीटीए खुद टैक्स पे करेगा तो 12% आएगा, 6% का, और अगर रिवर्स जाएगा तो 5% का जाएगा। वो तो वहां का पॉइंट है, वो यहाँ का पॉइंट ही नहीं है कोई। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक सेकंड, अरे देखो, पता है बहुत बेसिक बात करते हैं। ऑथर कह रहा है मैं खुद टैक्स पे करूंगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको जीएसटी में? रजिस्ट्रेशन। फिर वो डिक्लेरेशन देगा पब्लिशर को कि भाई मैं खुद पे कर दूंगा, डिक्लेरेशन अलग से भी देगा, और जो बिल आएगा ना उस इनवॉइस में भी लिखा होगा या अग्रीमेंट में भी लिखा होगा कि मैं ही टैक्स पे करना चाहता हूं। भाई पब्लिशर को प्रूफ तो रखेगा अपने पास, वो टैक्स ना पहुंचा तो फंस जाएगा पब्लिशर। तो देखो, अनुराग एंड ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स। कंडीशन क्या क्या है? पहले क्या लेना है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या फाइल करेगा वो? डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कि वो खुद टैक्स पे करना चाहता है। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या देगा कि ही शैल नॉट विड्रॉ द ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग। ये इंपॉर्टेंट, जिस दिन बोलेगा 1 साल तक तो काम करना पड़ेगा उसको। तीसरा, कहां पे रिएक्शन आएगा? ये इनवॉइस, तीनों पर डालना पड़ेगा। कंडीशन सिंपल थिंग। स्टार्टिंग कैसे करोगे आंसर के बताओ मुझे, क्या मिसिंग है यहाँ पे? सेक्शन, एप सेक्शन 9 का 3, पहले क्या लिखोगे? एन ऑथर
कैन पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बाकी तीनों कंडीशन आपके सामने है, एकदम सही है, सेक्शन कोड करना है बस। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हमें डिक्लेरेशन याद है, हम ये बेसिक भूल जाते हैं कि भाई उसे खुद कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पहले, और फिर क्या भूल सकते हैं इसमें हम लोग, जब डिक्लेरेशन देगा वहां से 1 साल तक तो रहना पड़ेगा सेम अंदर उसको। यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि ऑथर ने डिक्लेरेशन दे दिया, अब कितने साल तक रहना पड़ेगा, 1 साल। एक क्वेश्चन और बताओ, क्या पब्लिशर के तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पब्लिशर के पास है क्या? नहीं, किसके पास है? ऑथर के पास। ऑथर मना कर देगा, पब्लिशर कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? चलो आगे। ठीक है, आ जाते हैं जीटीए पे। पहले जीटीए रिवाइज करते हैं। जीटीए खुद टैक्स पे कर सकता है? आंसर है हाँ, खुद पे करेगा। टैक्स का रेट है 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, आईजीएसटी है तो 12%, रिवर्स चार्ज में आएगा तो 5%, ढाई और ढाई। ठीक है, रिवर्स जीटीए में कब लगता है रिवर्स चार्ज? इफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉप सोसाइटी एंड रजिस्टर्ड पर्सन वगैरह वगैरह। पर अगर ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देगा सर्विस जो सिर्फ टीडीएस काटने के रजिस्टर्ड है तो नहीं आता, तो एग्जेम्पशन हो जाती है। याद आया आपका पॉइंट इतना? जीटी अगर किसी आम इंसान मुझे अनरजिस्टर्ड सर्विस दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे पॉइंट क्या है सर? अच्छा हाँ, मैंने यहां बोला जीटीए अगर सर्विस देगा तो ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ही रजिस्टर्ड है, तो यहां पे रिवर्स चार्ज है कि नहीं है? नहीं है, पक्का। एक ऐसा केस बताओ जब मैं सर्विस दे रहा हूं किसी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, पर तब भी मेरे ऊपर एक कंप्लायंस लग रहा है, ई इनवॉइसिंग वाला। याद है, ई इनवॉइसिंग तो लग जाएगा। अगर मेरा टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ से ऊपर गया, फिर चाहे मैं ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विस दूं जो सिर्फ रजिस्टर्ड टीडीएस के लिए, तब भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ई इनवॉइस। याद है अमेंडमेंट करी थी कब हमने? हमें लिंक करा था पॉइंट बस यहां से। ठीक है, चलो। वीर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड पर्सन है, पे कर रहा है टैक्स 12%, यानी किसमें चला गया ये? फॉरवर्ड चार्ज। किसको दे रहा है सर्विस? एक सोल प्रोपराइटर को, अदर देन द स्पेसिफाइड पर्सन, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? आरसीएम नहीं लगेगा। अच्छा, एग्जेंट मत जाना भी, आप एग्जेंशन मांग ही नहीं रहा आपसे, ये तो कह रहा है होगा क्या? सिंपल है भाई, जिसको सामान दे रहे हो वो टैक्स नहीं पे करे, कौन पे करेगा? जीटीए। खत्म हो गया, सिंपल। ये तो अगर क्वेश्चन आ गया ऑथर वाला, हमने करी रिकवरी वाला, ये भी सेम हो जाएगा। 9 के 3 के साथ जाएगा, ये वाले भी सेम। अंडर 9 को कैसे लिखोगे? अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जीटीए इफ इज रजिस्टर्ड एंड पेइंग टैक्स एट 12%, देन देयर इज नो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। सेम टाइप का होगा, लिख लोगे पॉइंट ये? पक्का? ठीक है, 19 हमको जाना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो काफी कम हुए, एक काम करते हैं, निकालते हैं आरटीपी। आ जाओ, देखते हैं आरटीपी में क्वेश्चन कौन से आए इसके। आता ये बताओ, लिखने का तरीका समझ आया नहीं आया सबको ना? ठीक है, ढूंढते हैं कहीं दिखा है रिवर्स चार्ज हमको। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। चलिए कितना के बाद तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक चीज। रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट क्या क्या हुई थी? एक तो हुई थी डायरेक्टर वाली अमेंडमेंट, डायरेक्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, नो रिवर्स चार्ज। याद है आपको ये? सेकेंड एक पॉइंट याद है, मैंने आपको बताया था इसमें 9 सबसेक्शन 5 ईसीओ में हुई अमेंडमेंट। अगर एक कंपनी है ओमनी बस की सर्विस दे रही है तो कंपनी पे करेगी, तो ईसीओ पे नहीं करेगा। पर अगर कंपनी के अलावा कोई इंडिविजुअल या फर्म ओमनी बस सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज ईसीओ आएगा। फिर आया था पॉइंट स्विगी जोमैटो वाला। स्विगी जोमैटो के रेस्टोरेंट्स, जो मान लो एक ढाबा है, ढाबे ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया ईसीओ पे, यानी स्विगी के ऊपर, हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं, इस पर टैक्स कौन पे करता है? गवर्नमेंट को, स्विगी। पर अगर वो रेस्टोरेंट जो स्विगी पे लिस्टेड है, वो रेस्टोरेंट किसी होटल में है और होटल का पर डे टैरिफ एक रूम का 7,500 से ज्यादा है, तो अब स्विगी नहीं पे करेगा टैक्स, ढाबा पे करेगा टैक्स।
याद है आपको, एग्जैक्ट 7.5 पे नहीं है, मोर देन 7500 पे, बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं मिल जाए कुछ तो। चलो क्वेश्चन मिला। नहीं इसका नहीं है, इसका नहीं। जरा ये बताना मुझे, हमने क्या पढ़ा है इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज एट सिनेमा हॉल्स, कहां पढ़ा है? अमेंडमेंट में। याद करो इसे क्या मानते हैं हम लोग? रेस्टोरेंट है इसे। देखो केस क्या बनते हैं, पहली बात तो वो रेस्टोरेंट पीवीआर का अपना हो या कि थर्ड पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कौन सा टैक्स लगेगा? रेस्टोरेंट केटरिंग का टैक्स लग जाएगा। पर अगर ये फूड बेवरेज टिकट के साथ ही दिया और बन गया कॉम्पोजिट सप्लाई, तो मूवी हॉल का चार्ज पूरे पे लग जाएगा। याद है पॉइंट ये? देखो आरटीपी में डाला है, अमेंडमेंट है, यानी कि हो गया इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स के लिए हो गया इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्वेश्चन वाला। इसमें क्वेश्चन ही नहीं आया वैसे तो कोई भी यार, हदी है, कोई तो डाल देते क्वेश्चन, ना कॉम्पो का है ना रिवर्स का है। कोई बात नहीं, मॉक देख लेते हैं, क्या पता मॉक में मिल जाए कुछ। क्या? हाँ अच्छी बात है ना, चलो मॉक देखते हैं, क्या पता मॉक मिल जाए कुछ। एक चीज बताऊं, इसे लिंक तो नहीं है, मन कर रहा है बताने का। ये क्वेश्चन पता है कहां से आया है? पूरा पैरा केस स्टडी है, केस स्टडी का जरा पढ़ना 5th पॉइंट। 90 ना, नहीं आंसर। पता है क्यों नहीं है? क्वेश्चन के केस में वो छुपा रखा है, इसने मांगा ही 45 डेज के लिए, तो कितना मिलेगा? 45 डेज। 90 तो मैक्सिमम है ना। हाँ मैं वही बता रहा हूं, मैंने क्यों बताया, क्योंकि ना कई बार आप देखते हैं यार सिंपल है 90 टिक करके आ जाते हैं, पर ढूंढ लेना कंपनी ने मांगा ही कितना है, सिर्फ 45, तो कितना मिलेगा? 45। कंपनी का 95 का मांगा होता तो 90 मिलता, 90 मिल जाता, 180 नहीं होता, वो एक्सटेंशन है 180। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे पॉइंट छुप जाते क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा जीएसटी का यार, ये वैल्यूएशन का है, कोई तो क्वेश्चन दे दो भाई। चलो मिला 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 मिला, डायरेक्टर का मिला। शुभ एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसने सर्विस दी कंपनी को और बदले में कितना मिला उसको? 1,25,000। कह रहा है बताओ जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन पे करेगा? ठीक है। शुभ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉट एन एम्प्लॉय, तो बता रिवर्स आ जाएगा? आएगा। क्या लिखेंगे भाई? एज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3, if a director bracket में who is not an employee provides services to a company, इसके आगे पता क्या लिख देना? in his capacity as a director। ये इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट, ये लिख लो कहीं पे। कैसे लिखोगे? जब भी डायरेक्टर पॉइंट आएगा, मैं लिखाता हूं, चलो आपको लिखाता हूं, ब्रैकेट नॉट एम्प्लॉय लिख तो दिया, देखो क्या लिखेंगे, देखो एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, if a director not being an employee of the company provides any services to the company in his capacity as a director, then company will deposit the GST to GST under RCA। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस बार, इन इस कैपेसिटी डायरेक्टर, क्योंकि ये ना होता ना तो लग जाता फॉरवर्ड चार्ज। समझ आ गया इतना? चलो आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ। तो पहले केस में क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। कौन पे करेगा टैक्स? कंपनी। अगले पे आ जाओ, वो तो लिख लोगे ना आप लोग। पता कैसे लिखना है? पहले आप लिख दोगे
ये सेक्शन प्रोविजन, अगली हेडिंग बनाना, देखो पता कैसे लिखना, ऐसे लिख देना पहले तो प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ लॉ, ये हो गया पहला पैराग्राफ आपका। फिर लिख देना आप लोग यहां पे फैक्ट्स, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो पहले फैक्ट्स लिख देना, फैक्ट्स में क्या आएगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सर्विस दे रहा है, वरना 2 नंबर का है तो सिर्फ आ जाना कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या आ जाएगा, स्टार लिमिटेड विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, काम खत्म। ये आपके ऊपर है, बड़ा क्वेश्चन है तो डाल देना फैक्ट्स भी, फैक्ट नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना कौन क्या कर रहा है, फिर आ जाना कंक्लूजन के ऊपर, वरना सीधा कंक्लूजन के ऊपर। क्लियर, आ जाओ सेकंड पढ़ते हैं। शुभ अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता, मतलब एम्प्लॉय, और टोटल रेम्यूनरेशन में से 60,000 उसकी सैलरी होती, जिसका टीडीएस कहां पे आता, 192 में, और कह रहा है बाकी 65,000 सैलरी की अलग से, जिसपे काटा है 194 जे में। अब देखो एक मिनट पहले देखते इन्होंने कैसे आंसर दे रखा है, समझते हैं आओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का बी आ गया, कोई ना लेते। देखो कौन गया, अरे 4th ही था ना, इतना बड़ा आंसर। ये क्या चाहता है बच्चा, क्वेश्चन करके आएगा बस। क्या देखो चलो देखो, पहले क्या बोला, जो 192 में आता है सैलरी, वो तो याद है कहां चले जाएगा, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में हो जाएगा, उस पर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, रेफरेंस आ गया 3 का। कह रहा है जो बाकी पार्ट है जो उसने एज ए डायरेक्टर दिया है वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं होता, उस पर क्या आएगा, जीएसटी, पर किस चार्ज में आएगा, रिवर्स चार्ज में। यानी कि अगर क्वेश्चन पे जाऊं, 125 में से 60,000 तो गया सैलरी के अंदर, बच गया, कितना रह गया बाकी का, 65,000, उस पर क्या आएगा, जीएसटी। देखो कैसे लिखेंगे इसको, इतना बड़ा आंसर लिख के आएंगे आंसर हम लोग, देखो मैं लिखवाता हूं आंसर आपको, कौन है, देखो आ जाओ चलते हैं यहां पे, देखो इसी को कॉपी कर लेंगे लैंग्वेज इधर, आ जाओ सेम लैंग्वेज कॉपी करते हैं, देखो एज पर सेक्शन 9 का 3, इफ अ डायरेक्टर, अब पता क्या लिखेंगे, बीइंग एन एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस इन इस, देखो यहां मतलब क्या मैं देखना है, प्रोवाइड सर्विस टू द कंपनी taxable under section 192 of the income tax act, IT act, और जब भी एक्ट आएगा साल भी आएगा, then these are covered under schedule 3, hence no GST would be liable on this। ये तो समझ आया आपको, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट लाइन, however if any sum is paid to the director otherwise than covered under section 192, अब दोबारा मत लिखना पूरा सेक्शन, एक बार कोड कर दे काफी है, then RCM will be applicable and company will deposit the GST। ये पॉइंट समझ आया, ये आंसर है या लॉ है, ये तो लॉ है। अब बनेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या आएगा, नो GST ऑन 60,000 बीइंग सैलरी और RCM ऑन 65,000, दैट इज, कौन पे करेगा टैक्स, स्टार लिमिटेड विल पे GST अंडर RCM। समझ आ गया, क्या वो नहीं आया क्या, किसको समझ नहीं आया, क्या हुआ,
पक्का क्लियर है? ऐसे लिख के आओगे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना बड़ा आंसर ऐसे ही एक है, वो तो फॉलो ही कर सकते नहीं आप लोग। लिख लो जल्दी इसको। जो फोटो खींच रहे हैं ना बेटा, लिख लो, फोटो फोटो रह जाएगी, फिर इसका कोई फायदा नहीं प्रैक्टिस का। अगर फोटो ही खींचनी है तो घर पे वीडियो देख लेते, घर पे करना क्या है यहाँ पे। डन। हो गया। पता है एक चीज देखो, सैलरी 5 नंबर का आएगा, 15 मिनट खराब करेगा। ये 5 नंबर तुम स्कोर कर सकते हो 3-4 मिनट के अंदर, बस लिखने का वे आना चाहिए आपको। वेटेज होती नहीं है दोनों की। चले आगे, नहीं हुआ, लिख लो। हो गया। कैन बी डन। कुछ हर्षी कितना रहता है? हो गया। Done। चल चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ मिल जाए तो। ये रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। हाँ चलो ये बताओ। मेहता जी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ बुक्स। ट्रेडर, क्या ये कॉम्पो ले सकता है? बताओ। ले सकता है। क्वेश्चन कॉम्पो का है। लिमिट क्या हो जाएगी भाई? 1.5 करोड़ 75 लाख। कह रहे बताओ कौन से रिकॉर्ड्स नहीं बनाने अगर कॉम्पो में है। कहां ले गया आपको? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे ले गया आपको सीधा सीधा। स्टॉक का नहीं बनाना और टैक्स पेबल का नहीं बनाना। याद है? आराम से लिख सकते हो, कुछ है इसके अंदर, डेटा डालना है बस। स्टार्टिंग ऐसे करना, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एनी पर्सन हु इज अ ट्रेडर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर वाला पॉइंट देखो, डिट्टो कॉपी हो जाएगा पॉइंट ये वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट पूरा कॉपी कर देना, पहला वाला पॉइंट। और एंड इफ ही नॉट वायलेट्स कंडीशन 10(2)(a), एक्सप्लेन मत करना कंडीशंस, यहां आके रुक जाना, पर एक्सप्लेन कर देना कॉम्पो में रह सकता है। फिर कॉम्पो में जाएगा तो कौन से रिकॉर्ड्स नहीं बनाने? स्टॉक के और जीएसटी के। खत्म। क्लियर? चलो आगे। ये पीओएस का हो गया। अरे वाह, कहां पढ़ा है हमने क्वेश्चन ये? होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के शेयर को अपने पास रखती है, अमेंडमेंट याद है? इसे सप्लाई नहीं बोलते। याद आया था? भूल गए? मैंने पढ़ाया था पॉइंट में, कहा था बेकार अमेंडमेंट एकदम। ये देखो क्वेश्चन डाल दिया 5 नंबर का, और अगर 5 का डाला है मतलब एग्जाम में आ सकता है। याद है? सबसे पहले किसमें क्या लिखोगे देखो,
सबसे पहले बताओगे शेयर्स क्या गुड्स होते हैं? नहीं होते। शेयर्स आर अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो गुड्स नहीं है। फिर अगर होल्डिंग कंपनी शेयर्स को अपने पास होल्ड करती है, ये सप्लाई ही नहीं है, और जो गुड्स नहीं है, सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं आ सकता। ये आंसर है इसका। इसका आंसर पढ़ लेना जो उन्होंने दे रखा है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है, कॉपी करने पर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो राज बताना लास्ट क्वेश्चन क्या लगता है, क्या जीएसटी रिटर्न रिवाइज होती है? नहीं होती। इसकी अमेंडमेंट्स होती हैं इन द फर्दर रिटर्न्स, याद है ना आपको? ठीक है, चलो तुम्हारा रिवर्स चार्ज और कॉम्पो का स्कैनर भी हो गया, आरटीपी और मॉक भी हो गए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा आज के लिए? टाइम ऑफ सप्लाई, उस पर चलते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज। ओके, दिसंबर 21, HM Industries Limited engaged in the service of transport for road transport of a consignment on 20th May 21। एक मिनट, कंपनी ले रही है जीटीए की सर्विस, कौन सा चार्ज है यहां पे? आरसीएम है कि फॉरवर्ड है? रिवर्स चार्ज है। याद है, जीटीए टू अ कंपनी, जीटीए खुद टैक्स पे कर सकता है, पर इन जनरल थॉट क्या जाएगा हमारा? कंपनी, आरसीएम। हाउएवर कंसाइनमेंट नहीं जा पाया क्योंकि स्ट्राइक हो गया था। ठीक है, कब गया? 20 जुलाई 21 को। एक मिनट, जीटीए सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस है। सर्विस में पहले मुझे बताओ इनवॉइस कब तक बनाते हैं सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग? कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर अंदर, बैंकिंग वगैरह है तो 45 डेज। और टीयूएस क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा यहाँ पे? 12 की 13? 13 होता है अगर इनवॉइस टाइम में है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस अगर लेट है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, ज्यादा कंप्लीशन को प्रोविजन बोलते हैं, प्रोविजन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट क्या होता है? डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट और एंट्री इन बुक्स अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इंस्टेड कब भेजा सामान? 20 जुलाई 21। चलो कंप्लीशन हो गया इसका 20 जुलाई को। इनवॉइस कब मिला है आपको? 20 जून को। क्या इनवॉइस टाइम पे हो चुका है या लेट हुआ है? इनवॉइस तो पहले ही है, विद इन टाइम है। और पेमेंट कब हुई है? 25 अगस्त। क्या बनेगा? टीओएस। सर ये डेट वगैरह क्यों बता रहे हो? अगर रिवर्स चार्ज में फिर तो कोई इश्यू ही नहीं बनता ना। रिवर्स चार्ज सर्विस के केस में क्या बनता है? आरसीएम की डेट याद है किसी को? इनवॉइस का 61st डे, या फिर कब मैंने पेमेंट डेबिट करी या कब मेरे अकाउंट से चला गया, विच एवर इज लेटर। 3 डेट होती है। नहीं सॉरी, अर्लियर है ना, अर्लियर आएगा। क्या क्या पॉइंट बताया मैंने? इनवॉइस से 61st डे, या डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ द पेयर, और अकाउंट से कब पैसा डेबिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। 3 होता है। अब देखो क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो स्कैनर का पॉइंट यूज नहीं करूंगा मैं। ये पता क्या रहा है कि हमें नहीं पता जीटीए ने कौन सा टैक्स पे किया है, खुद पे कर रहा नहीं कर रहा, तो इसने दोनों आंसर दे दिया आपको। बोला फॉरवर्ड है तो क्या होगा, रिवर्स तो क्या होगा। पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, कंपनी है, साफ साफ कहां ले जाना चाहता है आपको? ये रिवर्स चार्ज क्यों? तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो देखो, चलो साथ में लिखो, चलो लिखो 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 लिखो, साथ में लिखो, लिखो ऊपर लिखो, वी आर अज्यूमिंग that GTA service is taken by the company, hence RCM will be applicable under section 9(3). Hence RCM will be applicable under section 9(3). Done. Next line. Under section, or as per section number 13, as per section 13, TOS in case of RCM of services will be earliest of the following.
will be earliest of the following. सबसे पहला 61st day from the invoice, 61st day from the invoice. Second, date of debit of payment in the BOA of the recipient. Third, date of making payment in the bank account of the recipient. लिख लिया? अब देखो, अब मुझे देखो एक बार, अगर ये आरसीएम गुड्स का होता तो चेंजेस क्या होते? सेक्शन 13 की जगह 12 हो जाता, 61st डे बन जाता 31st डे, और एक पॉइंट ऐड हो जाता, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। सेम बन जाएगा, पॉइंट बना सकते हो, याद रखना इसको। खैर, अब आते हैं, अगली हेडिंग डालो कंक्लूजन। 9 नंबर का है ना, चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। आ जाओ कंक्लूजन पे। देखो, मुझे बताओ इनवॉइस कब इशू हुआ है? 20 जून 21। यहां से लेना है हमको 61st डे। चलो, जून में कितने दिन होते हैं? 30, 20 हटा दो, कितने बच गए? 10। जुलाई के 31, अगस्त के भी 31। क्या बन गई डेट? सॉरी, इतना क्यों पहुंच गया मैं? 60 पहुंचना है ना। हाँ, 20 लेंगे अगस्त के, क्या पहुंच गया रेट? 20 अगस्त आ गए। कोई दिक्कत यहां पे? पक्का? तो कंक्लूजन में वही तीनों डालो हेडिंग दोबारा, वही तीनों डाल दो हेडिंग्स जो अभी डाली थी हेडिंग हमने। पहली कौन सी थी? 61st डे, वहां लिख दो 20 अगस्त 21। और चाहो तो दिखा सकते हो कैसे आया होगा। कैसे आया होगा? 10 दिन जून के, 31 डेज जुलाई के और 20 डेज अगस्त के। पहला में क्या लिख दिया आपने? 20 अगस्त। सेकंड हेडिंग कौन सी थी? डेट ऑफ डेबिट, वो पता ही नहीं है मुझे, डैश मार देना। और तीसरा कौन सा? डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, वो कौन सी क्वेश्चन में दे रखी है? 25 अगस्त, वो लिख दो। हेंस टीओएस विल बी 20th अगस्त 21। खत्म, 2.5 नंबर आपके। समझ आ कैसे प्रेजेंट करना है? पक्का? ठीक है, चलो अब मैं ना आपको देखता हूं कोई क्वेश्चन है सर्विसेज का मेरे पास है तो, वरना इसमें लिखवा देता हूं। सर्विसेज क्वेश्चन है कोई? नहीं है, चलो कोई नहीं, खत्म हो गया। चलते हैं गुड्स पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टी एंड कंपनी शोलापुर ऑन 18th अगस्त 21 फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर की डेट हमारे काम की होती है क्या? नहीं। कंपनी ने डिलीवर कब कर दिए फैब्रिक्स? 4 सितंबर, ये काम की होती है? हाँ। गुड्स के केस में पहले आओ, सेक्शन 31 इनवॉइस का कहता है जिस दिन रिमूवल हुआ है उसी दिन इनवॉइस जाना चाहिए। फिर टीओएस का सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है? डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस हैज टू बी इशूड और द पेमेंट, पर पेमेंट देखते नहीं है, नोटिफिकेशन 66/2017। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या बन जाता है आपका? टीओएस। आओ देखते हैं, कंपनी ने कब करी डिलीवरी? 4 सितंबर को, यानी इनवॉइस जाना चाहिए था 4 सितंबर को। इनवॉइस कब गया है? 15 सितंबर। टाइम पे की लेट है? लेट। तो टीओएस क्या बन जाएगा? 4 सितंबर। ठीक है, पेमेंट हम देखते ही नहीं है, हमें पता है आंसर क्या आएगा? 4 सितंबर। और देखो लिखना कैसे, आ जाओ लिखो। चलो, पहला प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ क्या हुआ संस्कृति जी? हाथ दुख गए तुम्हारे अभी से? हाँ, 3 घंटे का पेपर देना है। देखो, एज पर सेक्शन नंबर 31, एज पर सेक्शन नंबर 31, in case of goods, invoice
should be issued on or before the date of removal. On or before the date of removal of goods. On or before the date of removal of goods. Full stop. Next line. As per section number 12, as per section number 12, सबसेक्शन नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं. Section number 12, TOS in case of goods, in case of supply of goods, in case of supply of goods, TOS in case of supply of goods is the date of invoice, is the date of invoice slash the last date slash the last date when the invoice should have been issued or the date of payment whichever is earlier. Full stop. Next line. However, as per NN 66/2017, however, as per NN 66/2017, we do not consider the date of payment while determining TOS in case of supply of goods. लॉ खत्म हो गया. अब देखो कोई भी क्वेश्चन गुड्स का है, ये छापना है पूरा आपका प्रोविजन, सब में सेम रहने वाला है. अब आ जाओ कंक्लूजन पे. कंक्लूजन. लिखो पहला डेट ऑफ रिमूवल 4 सितंबर 21. डेट ऑफ रिमूवल 4 सितंबर 21. नेक्स्ट में लिखो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31. अगेन कितना आ जाएगा 4 सितंबर 21. नेक्स्ट लाइन डेट ऑफ इनवॉइस कितना है 15 सितंबर 21. 15 सितंबर. नेक्स्ट लिखो डेट ऑफ पेमेंट डैश मार्क लिख देना टू बी इग्नोर्ड. नेक्स्ट लाइन TOS will be कितना आंसर आएगा 4 सितंबर 21. खत्म. 4 सितंबर 21 खत्म. यह मार्क्स कैसे काट सकता कोई आपके? देखो 2.5 नंबर के लिए आपका आधा पेज भर गया होगा आराम से, पर ये तो भरना पड़ेगा, लॉ तो लिखना पड़ेगा हमको. क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? फैक्ट्स होते हैं ना तो टेबुलर फॉर्म में डालते हैं, जैसे नोट डाला हुआ है ऐसे पूरा. क्लियर है? आप चाहो तो कंक्लूजन में ये टेबल बना सकते हो, जो हमने पॉइंट्स में लिखा है ना अभी. आप चाहो तो टेबल बना देना कंक्लूजन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो आप. ये आपके ऊपर है पूरा कॉल. क्लियर एकदम? चलो आगे चलते हैं. नो एंड ग्रो पब्लिशर्स और डीलर एडवांस पे किया है टू एन ऑथर. ठीक है. फॉर द कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क्स पेमेंट इस दिन हुई है. अब देखो यहां पे नहीं बताया इसने कि ऑथर क्या बोल रहा है, हम क्या मान के जाएंगे? ऑथर रिवर्स चार्ज में जा रहा है. ठीक है. सर्विस की बात हो गई. रिवर्स चार्ज का पॉइंट ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, तो वही सेम पैरा उतार देना यहाँ पे, है ना. अब काम करते हैं, आंसर देख लेते हैं बस एक बार, तुम्हें लिखना आ जाएगा आराम से ये. ठीक है. ओके. एडवांस कब दिया है? 5
सितंबर को। काम करते लिख लेता हूं, एडवांस की डेट कितनी है 5 सितंबर 18। बैलेंस पेमेंट कब हुई है 1.5 लाख की 12 12 18। यहीं से पता लग रहा है टीओएस एक नहीं आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, इनवॉइस कब दिया भाई साहब ने 6 अक्टूबर। डेट में उसको काम की नहीं होती है, हमें देखना है इसका 61st डे। 6 अक्टूबर का दिखाना 61 डे क्या आएगा, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, यानी कि 25 हो गए अक्टूबर में, 30 हो गए नवंबर में और 6 हो गए दिसंबर में। 6 दिसंबर यानी कि 61st डे बन गया यहां पे 6 दिसंबर। और यहां कौन सा बनेगा 17 12 है तो 14 डेज दिसंबर के, 31 जनवरी के कितने हो चुके हैं, और 16 फेब चलो 16 फेब 22। खैर एडवांस में दिख ही रहा है 5 सितंबर बन जाएगा टीयूएस, और 1.5 लाख में क्या बनेगा। अब सुनो, पहला केस पे हो अभी, सेकंड छोड़ दो अभी। पहले केस में पूरा 61st डे क्या बन रहा है हमारा 6 दिसंबर, पर एडवांस कब आ गया था 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर का बन गया टीओएस 50,000 के लिए। और बाकी 1.5 लाख में, सॉरी बाकी 1.5 लाख में अर्लियर क्या है 6 की 12 6, तो 2 बन गए टीओएस, 50,000 का 5 सितंबर और 1.5 लाख का 6 दिसंबर। ठीक है, अब चलते सेकंड केस पे। एडवांस का फिर से क्या बन जाएगा 5 सितंबर, पर 1.5 लाख का 12 दिसंबर पहले आता है या 16 फरवरी 12 दिसंबर, डेट का क्या बन जाएगा 12 दिसंबर। समझ आया, श्रेय नहीं आया, मैं बता रहा हूं। देखो यहां बेसिकली क्या हुआ है, 2 केस है। पहले खाली पहला केस देखो, पहला केस ने बोला था इनवॉइस कब गया आपका 6 अक्टूबर को, तो इसका 61st डे क्या बन चुका है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर का इनवॉइस पूरे 1.5 लाख का है ना, नहीं पूरे 2 लाख का इनवॉइस है पूरा, 2 लाख का पूरा इनवॉइस है। अब कंपेयर करते हैं, 50,000 का एडवांस आ गया था कब 5 सितंबर को, 61st डे खत्म हो रहा है 6 दिसंबर को, तो 50 का क्या बन गया टीओएस 5 सितंबर। बाकी 1.5 लाख का 61st डे क्या बन रहा है 6 दिसंबर, पेमेंट गई है 12 दिसंबर, अर्लियर कौन सा हो गया 6, तो वो हो गया। अगले केस पे अगर इनवॉइस गया होता 17 दिसंबर को, उसका 61st डे बनता फरवरी में जाके, तो चाहे 50,000 बोलो या 1.5 लाख दोनों पहले हो रहे हैं, वो बन जाएंगे उनके टीओएस। समझ आ गया, इसका से देखना कैसे प्रेजेंट कर रखा है, ऐसे आप कर सकते हो। लॉ आपको आता है, कंक्लूजन ऐसे डाल देना, इजी रहेगा डालना आपके लिए। एक बार देख लो कैसे हुआ है, देख लो एक बार। नींद आ रही है एकदम, समझ आ गया, क्लियर। अच्छा जैसे अपने गुड्स का बनाया प्रोविजन, अगर बनाना हो सर्विसेज का तो कैसे बनाएंगे, एज सेक्शन नंबर 31 इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ। अच्छा मैं बोल रहा हूं, आप घर जाके से नोट करना, वीडियो देखिए प्लीज एक बार, सारे प्रोविजन आपके होने चाहिए। अभी किसका बना रहे हैं हम लोग, सर्विस का। चलो, एज पर सेक्शन नंबर 31 invoice has to be issued within 30 days from the provision of service, ब्रैकेट में within 45 days in case of banking company। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन नंबर 13 इज 2 केस। केस नंबर ए, if the invoice is within the time limit, then the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Case number 2, if the invoice is later, then the date of provision of service or the payment, whichever is earlier. फिर नीचे, the date of payment will be the earlier of credit, नहीं debit in, debit credit होता है यहाँ पे, credit होगा ना, credit in the books of account or the entry in books of account, whichever is earlier. ये पूरा बनेगा प्रोविजन आपका। समझ आया प्रोविजन, पक्का। अच्छा, अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का बनाना हो प्रोविजन, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का, याद करो क्या होता है। सबसे पहला एज पर सेक्शन नंबर कौन सा यहाँ पे 12, गुड्स की बात हो रही है, नहीं इनवॉइस पे जा रहा है, इनवॉइस पे ले जा रहा है तो भी
हाँ ठीक है, तो गुड्स एंड अप्रूवल इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखते हैं द इनवॉइस हैज टू बी इशूड ऑफ द अर्लियर डेट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लियर में पहला कौन सा आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द रेसिपिएंट और 6 months फ्रॉम द रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर, ऐसे बना देना पॉइंट। और कौन सा रहता है हमारा इसमें, वाउचर। बात करते हैं वाउचर की। वाउचर में क्या होता है, एज देखो, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल देन टीओएस क्या बनता है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। इफ द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। क्लियर। डिलेड पेमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की या तो रिसीट की बताते हैं। पहले रिसीट, जब पेमेंट मिलेगा तब बनता है टीओएस। याद आ रहे प्रोविजंस, ये प्लीज जाके बना लेना, एग्जाम में सीधा नहीं बनेंगे आपसे। बना लोगे पक्का, ठीक है। चलो 19 आगे नहीं करना, चलते हैं आरटीपी के ऊपर। आ जाओ आरटीपी, देखते हैं क्वेश्चन आरटीपी में कोई टीओएस का। मिल गया। टीओएस बताना है हमको किसका, कूपन का। चलो आ जाओ, चलो पहले मुझे बताओ जिज्ञासा, कूपन का प्रोविजन क्या बनेगा, प्रोविजन बताओ, प्रोविजन। हाँ वाउचर का, इंग्लिश में बोलो, लिखोगे। गुड्स की बात हो रही है, गुड्स का है 12। हाँ इशूड टीओएस, हाँ रिडीम, खत्म। क्लियर है, प्रोविजन बना सकते हो अपने वर्ड्स में। आ जाओ, कूपन कब इशू किया है, 20 जून को। 2000 का कूपन है, रिडीम अगेंस्ट स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम्स, मतलब आइडेंटिफिएबल हो गया, क्या बनेगा टीओएस 20 जून। अगला, इशू किया कूपन 1 अगस्त को, 3000 रुपए का, परचेज ऑफ एनी आइटम, तो क्या बनेगा, रिडम्पशन। कर लोगे आराम से, प्रोविजन कंक्लूजन। अच्छा ये सिंपल है। इंटरेस्ट मिला है 10,000 का लेट पेमेंट के लिए, कब मिला है, 11/11/23 को। सप्लाई हो गई थी 24 जून को, क्या बनेगा 11/11/23, क्योंकि हमें जून में पता ही नहीं है कब मिलना है पेमेंट हमको, ये क्या बने 11/11/23। इसका प्रोविजन क्या आएगा, प्रोविजन इन केस ऑफ लेट पेमेंट, टीओएस इज द डेट व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। और याद है से क्या मानते हैं हम लोग, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, याद आ रहा है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन इसमें तो रखा होगा नहीं, चलते हैं मॉक पे, देखते हैं मॉक क्वेश्चन है मेरे पास टीओएस का कोई। टीओएस सप्लायर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन, वैल्यूएशन, नहीं टीओएस का क्वेश्चन नहीं मिल रहा कोई। और श्रीहरि एक बार आना प्लीज। हेलो, हाँ जी। नहीं प्लीज कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर प्लीज, थैंक यू। नहीं कुछ और था, ठीक। अरे कुछ मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन है पर टीओएस का। टीओएस 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 नहीं है, एक मिला, चलो एक मिला। हमें क्या बताना है, व्हाट शैल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स। बिना केस पर बता सकते हो मुझे क्या होगा आंसर इसका। स्मार्टफोन गुड्स है सर्विस है, बताओ क्या बनना चाहिए। ए, अच्छा संस्कृति क्या आंसर होगा, क्यों। स्मार्टफोन क्या होते हैं, गुड्स की सर्विस। कब तक बनाना होता है इनवॉइस, रिमूवल तक। अब पढ़ो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, रिमूवल, सही है ना। क्या आंसर होगा इसका, बी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन तो नहीं मिला मुझे कोई। आपने एक चीज नोटिस करी इसमें, स्कैनर के अंदर, इसमें स्कैनर में, स्कैनर कहां गया मेरा, ये रहा, कि सर लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया है ना, वो इसमें आया है 2021 में। देख सकते, हेलो, हाँ जी, हाँ एक मिनट, हाँ देखो, पता है क्यों ऐसा है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर टीओएस के, तो निकालो पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां से कर लेते हैं जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे। मैं भी निकाल लो तो अभी निकाल लो। चलो देखो,
गलत बोल दिया, पेमेंट टैक्स नहीं है, इसमें है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, कोई मिल जाए तुमको। ये रहा, मई 22, याद है, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। अभी नोट बताया मैंने आपको, इसका कब तक जाना चाहिए इनवॉइस, एक्सेप्टेंस और रिमूवल से 6 महीने विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, देख लेते हैं। 500 यूनिट भेजे हैं, 300 यूनिट तो बिक गए 18 जुलाई को। भेजे कब थे भाई साहब ने, 20 मई को। साफ दिख रहा है 6 महीने के अंदर है, तो क्या बन जाएगा इसका, 28 जुलाई। ठीक है, बाकी में से ना 150 तो वापस ले आया वो, ठीक है, 50 ना बिके ना वापस आया, तो इसका क्या बन जाएगा, 6 महीने के बाद। अगर 20 में 21 को भेजा था, बताना 6 महीने पूरे कब होंगे। बताओ बताओ, 20 नवंबर 21। क्लियर, एकदम परफेक्ट आंसर है इन लोगों का, आप लिख सकते हो आराम से, सही आंसर है एकदम। समझ आया कैसे हुआ ये, बता ही नहीं रहे हो यार आप तो। यार ऐसे करोगे मैं क्लास लूंगा नहीं, फिर ऐसे मजा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, ऐसे मरे मरे आते हो। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एक था ये कर लिया हमने। अच्छा अब सुनो, इस बार एग्जाम में क्या आ सकता है बताता हूं मैं आपको। टीओएस के अंदर एक तो टीओएस में चेंज इन रेट नहीं आया, आ सकता है चेंज इन रेट, सेक्शन 14 याद है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो मेजोरिटी किस साइड है, फिर लगा लो फॉर्मल व्हिचएवर इज अर्लियर, वो इंपॉर्टेंट है यार, चेंज इन रेट। उसके बाद गुड्स के केस में, एक्शनेबल क्लेम के केस में, याद है अमेंडमेंट क्या थी, हम नोटिफिकेशन नहीं देखते, यानी इसी में जब पेमेंट एडवांस में आती है भाई बन जाएगा टीओएस, और सेम अमेंडमेंट हिट कर देगी आपके वीओएस को। जितना डिपॉजिट करा या जितने के चिप्स खरीदे पूरा क्या बन जाता है, वैल्यू, किस रेट से, 28% के रेट से। ये बात याद रखना, ठीक है। अमेंडमेंट हो गई है हमारी, खत्म, 3 चैप्टर हो गए हमारे, चार्ज, कॉम्पो, टीओएस। कल का लिस्ट क्या है हमारा, प्लेस, वैल्यू और रिटर्न्स, ठीक है। कल मिलते हैं इनके साथ। देखो प्लेस के अंदर, इसके अंदर तो होगा नहीं, पहली बार आ रहा है प्लेस, तो प्लेस में एक बार दोबारा कर लेंगे अमेंडमेंट डिस्कस, और आरटीपी एमटीपी कर लेंगे। वो क्यों करने हैं, फाइनल के होंगे वो, तो छोड़ो ना, वो क्यों बने फाइनल के हमको। ठीक है, मिलते हैं कल।